नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और आज अपना वीडियो लेक्चर नंबर 24 है, यानी कि 24 नंबर का वीडियो है, जिसमें हम अध्याय 4 कक्षा 10 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ रहे हैं। जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पाइपलाइन एवं समुद्री परिवहन। तो बच्चों, आपके लिए एक अच्छी खबर है कि हम बच्चों की डिमांड पर यह अध्याय 4 समाप्त करने के बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होने वाले हैं। जिसमें हम अध्याय 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट करने के बाद फिर जैसे ही हम 5वां अध्याय करेंगे थ्योरी, उसके बाद प्रश्न उत्तर हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को वो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि कक्षा 10 बोर्ड का पेपर होता है और हर विषय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमको पास नहीं होना है, हमको अच्छा परसेंटेज बनाना है, अच्छा स्कोर करना है। अच्छे स्कोर करने के लिए हमको हर विषय, प्रत्येक विषय को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और हमारा तो ये मानना होता है कि कोई विषय टफ होता है, कोई विषय सिंपल होता है, तो क्यों ना हम जो सिंपल विषय है उससे स्कोर करें, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। और जो टफ विषय है उसमें भी मार्क्स लाने की कोशिश करें, लेकिन उसमें किसी कारण से अगर टफ होने की वजह से कम मार्क्स रह जाते हैं, तो कम से कम हमारा परसेंटेज जो प्रतिशत है परीक्षा में प्राप्त करने का, वो मेंटेन बना रहेगा और अच्छा खासा आप परसेंटेज से उत्तीर्ण हो सकेंगे। तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए पढ़ते हैं आज की अपनी क्लास पाइपलाइन एवं समुद्री परिवहन। देखिए बच्चों, जिस तरह हमने परिवहन को पढ़ा, उसमें हमने सड़क परिवहन को देखा, रेल परिवहन को देखा, फिर हमने जल परिवहन, वायु परिवहन सबको पढ़ा। उसी तरह पाइपलाइन और पोताश्रय भी हमारे परिवहन के साधन होते हैं। तो देखिए, इसमें है दिया है कि जिस प्रकार मोटर, रेल, जल, जहाज एवं हवाई जहाज से तरल, ठोस और शुष्क माल का परिवहन होता है, उसी प्रकार तरल गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैसीय पदार्थों का परिवहन करने के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया है। जैसे और चीज़ों का परिवहन तो हम गाड़ी परिवहन रेल के माध्यम से, सड़क परिवहन के माध्यम से, जल वायु से भी कर लेते हैं, लेकिन जो गैसीय पदार्थ हैं, कच्चे तेल, पेट्रोलियम है, जिनकी आपूर्ति हमेशा बनी रहनी चाहिए, जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं। जैसे जहाँ कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है, कहीं देश के किसी कोने में कच्चे तेल का उत्पादन है, और हमको रिफाइनरी किसी दूसरे क्षेत्र में, दूसरे देश के किसी दूसरे कोने में लगाना है, तो उस उत्पाद, जैसे कि यहाँ पे तेल का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमने रिफाइनरी लगा ली है, तो रिफाइनरी से तेल, जो तेल के उत्पादन से रिफाइनरी तक जो एक कच्चे तेल को पहुंचाने का जो माध्यम है, वो हमारा पाइपलाइन ही उचित माध्यम होगा। क्योंकि अगर हम पब्लिक सड़क परिवहन, ट्रेन परिवहन से पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। जैसे ट्रेन पहुंच गया, फिर इसका कंजप्शन हो गया, कच्चे तेल से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल और सब बन गया, उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरी ट्रेन पहुंचेगी या दूसरे किसी भी माध्यम से हम पहुंचाएंगे, तो एक कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, रिफाइनरी को हमको बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब हम पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो रिफाइनरी हमारी 24 आवर्स चलती रहती है, कंटिन्यूटी तेल की सप्लाई, कच्चे तेल की सप्लाई बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि वर्तमान में पाइपलाइन परिवहन अत्यंत उपयोगी व लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का बहुत कम उपयोग होता है। इसे ऊंचे नीचे धरातल, जल, घने वन के भीतर से बिछाना आसान है। बिछाने में ही एक बार अधिक व्यय होता है, परंतु बाद में संचालित रखने में अधिक व्यय नहीं होता है। पाइपलाइन परिवहन के विकास से गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना दूर दराज के क्षेत्रों में भी संभव हो सका है। जैसे कि पाइपलाइन को बिछाने में केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि सिर्फ एक बार खर्चा आता है और उसके बाद दूसरे कोई खर्चे नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया है, इसमें डिटेल है। कुछ प्रमुख लाइनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एक लाइन, प्रमुख लाइन है हजीरा जमशेदपुर गैस पाइपलाइन।
तो यह गैस पाइपलाइन है जो पश्चिमी तट पर हजीरा गुजरात से विजयपुर मध्य प्रदेश होकर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक बिछाई गई है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? देखिए, एक पाइपलाइन हमारे मध्य प्रदेश में भी निकली है, विजयपुर, जो शिवपुरी के पास में है। देखिए, हजीरा कहाँ से है? गुजरात में। ठीक है, हजीरा गुजरात में है। गुजरात, अगर हम देश के नक्शे की बात करें तो ये देश का नक्शा आप वैसे समझ लीजिए, ये है हमारा गुजरात, ये हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा यूपी। यानी गुजरात से जब पाइपलाइन को बिछाया गया है तो पाइपलाइन गुजरात से मध्य प्रदेश से होती हुई ऐसे उत्तर प्रदेश के लिए चली गई है। मध्य प्रदेश से निकली कहाँ से? विजयपुर से। ठीक है, इसकी लंबाई है 1758 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1758 किलोमीटर की लंबाई है। यह पाइपलाइन से सवाई माधोपुर राजस्थान, औरैया, आमला, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के उर्वरक कारखानों को गैस सप्लाई पहुंचाई जाती है। ठीक है, इन जगह पे कारखाने, उनको गैस की सप्लाई आपूर्ति हमेशा बनाई जाती है। अगली लाइन है नाहरकटिया बरौनी तेल पाइपलाइन। ठीक है, यह है खनिज तेल पाइपलाइन असम के नाहरकटिया। अब देखिए, नाहरकटिया कहाँ है? असम में। असम से लाइन आ रही बरौनी, बरौनी हमारे उत्तर प्रदेश में। नूनामाटी गुवाहाटी से सिलगुड़ी पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार राज्य के बरौनी तक बिछाई गई है। बरौनी जो बिहार में है वहाँ तक बिछाई गई है। कहाँ से? असम से। इसके बाद में कानपुर तक बढ़ाया गया। इसकी लंबाई 1160 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर हम नक्शे पर समझना चाहें तो ये हमारा देश का नक्शा है, ये नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ये असम से पाइपलाइन चालू हुई है, असम से, और यहाँ पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल होती हुई बरौनी तक आई, बिहार तक, और बिहार के बाद फिर उत्तर प्रदेश आता है हमारा, वहाँ कानपुर तक लाइन को बिछा दिया गया है। इसकी लंबाई है 1160 किलोमीटर। ठीक है, तीसरी पाइपलाइन की बात करते हैं। तीसरी पाइपलाइन की बात करें हम तीसरी पाइपलाइन की बात करते हैं, बरौनी हल्दिया तेल पाइपलाइन। तो ये है बिहार के बरौनी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैली तेल पाइपलाइन के हल्दिया के तेल शोधक कारखाने तक कच्चा माल पहुंचाता है। अब देखो, नाहरकटिया से बरौनी तक तेल पाइपलाइन आई, फिर अब बरौनी से हल्दिया तक पाइपलाइन गई। हल्दिया में क्या है कि रिफाइनरी लगी हुई है। ठीक है, कच्चे तेल की रिफाइनरी, जहाँ से हम कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि बनाते हैं। अगली लाइन की बात करें, अगली लाइन गई है बरौनी से जालंधर तक। देखिए, बरौनी कानपुर पाइपलाइन को दिल्ली अम्बाला होते हुए जालंधर तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, असम से बरौनी तक पाइपलाइन आई, बरौनी से कानपुर तक गई, कानपुर होते हुए फिर दिल्ली पहुंची, दिल्ली से अम्बाला होते हुए कहाँ? जालंधर, जालंधर तक हमने उसको बढ़ा दिया है। अगली पाइपलाइन की बात करें तो ये सलाया अंकलेश्वर मथुरा तेल पाइपलाइन है। ये कच्छ की घाटी में सलाया कांडला के पास, कच्छ की घाटी गुजरात है ना, से मथुरा उत्तर प्रदेश तक 1256 किलोमीटर की लंबी खनिज तेल पाइपलाइन बिछाई गई है। अगली पाइपलाइन की बात करते हैं, कुंद्रेमुंद बंगलोर लोह अयस्क पाइपलाइन है। कर्नाटक के कुंद्रेमुंद खान से लोह अयस्क का गाढ़ा बनाकर पाइपलाइन द्वारा मंगलोर बंदरगाह तक परिवहन किया जाता है। अब देखिए आप, पाइपलाइन कच्चे तेल, गैसीय पदार्थों को ही नहीं सप्लाई कर रहे हैं, उनका ही परिवहन नहीं कर रहे हैं, वो लोह अयस्कों का भी परिवहन कर रहे हैं। लोह अयस्क माने लोहा, उसको हमने पिघला दिया, गाढ़ा बना दिया और पाइपलाइन के माध्यम से उसको, देखिए, कर्नाटका में कुंद्रेमुंद खान से लोह अयस्क का गाढ़ा बनाकर मंगलोर बंदरगाह तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अगला है आनंद से अहमदाबाद तक दुग्ध पाइपलाइन। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि पाइपलाइन के माध्यम से हम दूध का भी उत्पादन कर रहे हैं। दूध का उत्पादन नहीं, परिवहन। अब देखिए, पाइपलाइन परिवहन की लोकप्रियता के साथ कुछ दोष भी हैं, जैसे पाइपलाइन में रिसाव होने की स्थिति में पता लगाना कठिन होता है, इसकी मरम्मत भूमिगत कार्य अत्यधिक कठिन और महंगा होता है। देखिए, सिंपल है, सरल है, एक बार इन्वेस्टमेंट होगी, एक बार पाइप बिछा दी हमने, एक बार खर्चा कर दिया तो फिर हमें खर्चे की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं, कहीं अगर लीकेज है, रिसाव है, तो उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये भूमिगत पाइपलाइन होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं समुद्री परिवहन, ये भी हमको पढ़ना था, समुद्री परिवहन। ठीक है, समुद्री परिवहन, बंदरगाह व पतन समुद्री परिवहन के केंद्र होते हैं। बंदरगाह है,
व पतन जो समुद्री परिवहन के एक केंद्र हैं, क्योंकि यहीं से माल को लोड किया जाता है, यहीं पे माल को अनलोड किया जाता है। ठीक है, बंदरगाह और पतन में अंतर है। क्या अंतर है देखेंगे आगे कि जलाशयों व जहाज़ों के तट पर आने जाने, ठहरने और विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। यानी कि जहाँ पर जहाज़ आते हैं, तट पर आते जाते हैं, ठहरते हैं और विश्राम भी करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? बंदरगाह। पतन अथवा गोदी डाक समुद्र तट का वह अनंत अंत स्थल जहाँ जहाज़ों में माल लादने और उतारने का कार्य किया जाता है, पतन उसको बोलते हैं। पतन माने जहाँ केवल जहाज़ों को में माल लादा जाएगा और जहाज़ों से माल उतारा जाएगा, उसको बोलेंगे पतन। समझ रहे हैं ना आप डिफरेंस? देखिए बेसिक डिफरेंस है कि जहाँ पर पानी के जहाज़ों से माल को उतारा और चढ़ाया जाता है उनको हम पतन बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर जहाज़ों के जहाज़ तट पर आते जाते हैं, वहाँ रुकते भी हैं, विश्राम भी करते हैं, उनको हम बोलते हैं बंदरगाह। यानी कि बंदरगाह पर जहाज़ों को ज़्यादा समय तक के लिए रोका जा सकता है, लेकिन पतन पर नहीं रोका जा सकता। सिर्फ माल को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है और जहाज़ को वहाँ से भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते ही हैं, क्योंकि वो बंदरगाह क्या है? एक स्टेशन समझिए, रेलवे स्टेशन जैसा, जहाँ पर जहाज़ आता है और हम बैठते हैं और चले जाते हैं। भारत के लगभग 7600 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर 13 प्रमुख 187 छोटे और मध्यम बंदरगाह हैं। भारत का लगभग 93% से अधिक व्यापार इन्हीं बंदरगाहों से होता है। देश के व्यापार का वास्तविक संचालन बंदरगाह ही करते हैं। इस कारण बंदरगाहों को व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं? कांडला, मुंबई, नेहावा शेवा, मार्मागोवा, न्यू मैंगलोर और कोचीन। और पूर्वोत्तर के तूतीकोरन, इन्नूर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया। देखिए आपको ये नक्शा थोड़ा सा बना के बता देता हूँ मैं, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, रफली। ये हो गए हमारे पश्चिमी तट के, ये हमारे पूर्वी तट के। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं इनमें हम। मुंबई, कोलकाता के बाद मुंबई भारत का दूसरा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह स्वेज उत्तराकाशी अंतर्द्वीप जलमार्गों पर स्थित है। यहाँ पेट्रोल व पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, वैज्ञानिक यंत्र, कागज़, दवाएं, खाद्यान्न आयात किया जाता है। सूती वस्त्र, तिलहन, मैग्नीज, चमड़ा, दवाएं, होजरी, तेल, साबुन, तंबाकू यहाँ से निर्यात किया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण इसे भारत का द्वार भी कहते हैं। अब बात करते हैं कोलकाता। कोलकाता यह भारत का ही नहीं संपूर्ण एशिया का मुक्त व्यापार केंद्र है। इसके पृष्ठ क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश आते हैं। बात करें हल्दिया, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लगभग 128 किलोमीटर दूर हल्दिया बंदरगाह है। अब आपकी लोकेशन समझ रहे हैं हल्दिया कहाँ पर है? हल्दिया कोलकाता से 128 किलोमीटर दूर है। इसे कोलकाता बंदरगाह के भीड़ भाड़ को कम करने हेतु विकसित किया गया है कि कलकत्ता बंदरगाह पर ज़्यादा भीड़ ना जुटे, वहाँ के जहाज़ों को यहाँ पर भी ले जाया जा सके। नहावा शेवा कहाँ है? ये नई मुंबई के पश्चिमी तट पर नहावा शेवा बंदरगाह विकसित किया गया है। ये भारत का आधुनिक बंदरगाह है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। यह मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। देखिए बच्चों, उसी तरह जैसे किसी एक बड़ा शहर होता है, उसमें एक स्टेशन होता है, तो उसके दबाव को कम करने के लिए एक बाजू में दूसरा स्टेशन बना दिया जाता है। जैसे भोपाल की बात करें तो भोपाल में हबीबगंज स्टेशन को बना दिया गया है। नई दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन को बना दिया गया है। जबलपुर में मदन महल स्टेशन को बना दिया गया है। ऐसे ही मेन स्टेशन पर दबाव कम करने के लिए एक दूसरा स्टेशन बना देना। उसी तरह से यहाँ पे भी जो मुख्य बंदरगाह हैं उनका प्रेशर दबाव कम करने के लिए बाजू में दूसरा बंदरगाह बना दिया जाना। जैसे कलकत्ता का प्रेशर कम करने के लिए हल्दिया बना दिया गया, मुंबई का कम करने के लिए नहावा शेवा बना दिया गया। अब बात करते हैं हम कांडला की। कच्छ की खाड़ी में स्थित यह गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसका पृष्ठ प्रदेश कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात है। इस बंदरगाह को देश के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह की कमी की पूर्ति के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पर अभ्रक, खाद्य तेल, पेट्रोलियम, खाद्यान्न, नमक, चीनी उर्वरक, सीमेंट का परिवहन होता है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित है। अब हम बात करते हैं मारमा गोवा की। तो भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र व कर्नाटक के खनिजों से संपन्न पृष्ठ प्रदेश का यह प्राकृतिक बंदरगाह गोवा में स्थित है। मारमा गोवा कहाँ है? गोवा में। पीछे गोवा लगा है, समझ लेना गोवा में है। यह लौह अयस्क, मैग्नीज एवं नारियल तेल, मूंगफली, काजू, कहवा का निर्यात, मशीनें, खनिज तेल, उर्वरक पदार्थों का आयात करता है। एंड कुछ चीज़ें वहाँ आती हैं, कुछ चीज़ वहाँ से भेजते हैं। अब जैसे न्यू बेंगलोर की बात करें, यह कर्नाटक का निर्यातक बंदरगाह है। इसका प्रशस्त केरल व कर्नाटक राज्य है। यहाँ के लौह अयस्क, ग्रेनाइट, मैग्नीज, पेट्रोलियम पदार्थ, सीसा और मछली का परिवहन किया जाता है। बच्चों, आप आयात और निर्यात तो समझते होंगे, नहीं समझते होंगे कुछ बच्चे, तो मैं बता देता हूँ। आयात होता है कि हम चीज़ों को मंगा रहे हैं, आने वाली चीज़ों को हम आयात बोलते हैं। निर्यात माने हम अपनी चीज़ों को भेज रहे हैं, उनको हम निर्यात बोलते हैं। ठीक है। कोची की बात करते हैं। यह बंदरगाह केरल में मालाबार तट पर पालघाट के पास प्राकृतिक व सांसारिक महत्व का है। इसके पृष्ठ प्रदेश में केरल, तमिलनाडु, बागानी कृषि क्षेत्र, कोयम्बटूर का औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। अब हम तूतीकोरन की बात कर रहे हैं तो यह पूर्वी तट पर तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका पृष्ठ प्रदेश, आप समझ रहे हैं, पृष्ठ प्रदेश जो बोला जा रहा है, यानी कि उस बंदरगाह से इन प्रदेशों के सामान को आयात और निर्यात किया जा सकता है। जैसे दक्षिण तमिलनाडु के जिलों चाय, कपास, खालें इत्यादि, सूती वस्त्र का निर्यात और खाद्य, रसायन, मशीनरी, कोयला का आयात किया जाता है। अब हम चेन्नई की बात करें तो भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु में स्थित एक कृत्रिम और प्राचीन बंदरगाह है। यह प्रमुख रूप से आयातक बंदरगाह है, यानी चेन्नई में चीज़ें केवल आती हैं, वहाँ से हम कुछ भेजते नहीं हैं। इन्नूर, यह नया पतन है, चेन्नई से 25 किलोमीटर उत्तर में। जैसे चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया। अब देखिए, चेन्नई में भार कम करने के लिए हमने इन्नूर एक बंदरगाह बना दिया गया। जैसे कोलकाता के भार को कम करने के लिए हमने एक हल्दिया बंदरगाह बना दिया गया है। इसी तरह से अब बात करते हैं विशाखापट्टनम की। तो पूर्वी तट के कोरोनमंडल तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित देश का सर्वाधिक गहरा व सुरक्षित बंदरगाह है। यह जलयान निर्माण मरम्मत का केंद्र भी है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अब बात करें हम पारादीप की, तो यह पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में कोलकाता और विशाखापट्टनम के मध्य स्थित गहरा लगून सदृश सुरक्षित बंदरगाह है। इसके पृष्ठ प्रदेश में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ खनिज व वन उत्पादों से परिपूर्ण है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाइपलाइन और समुद्री परिवहन। ठीक है, तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करिए। शेयर इतना करिए कि प्रत्येक बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए जो कि हाई स्कूल कक्षा 10 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को लाइक भी किया करें आप, है ना। लाइक का बटन दबाया करें, शेयर किया करें। देखिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनका क्या काम है, वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन्हें जो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें। बस यही काम है, पढ़ाई के अलावा कुछ सेकंड लगते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए, सिर्फ आपको इतना करना है, बाकी तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।